हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। मैं मयूर, आपका टीचर, आपका मेंटोर आपके साथ हूं। आज एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग सीखेंगे क्लास 10th आईसीएसई के चैप्टर 2 को कैसे प्रिपेयर किया जाए फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। तो वीडियो से लास्ट तक जुड़े रखिएगा, क्योंकि लास्ट तक मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपके चैप्टर को, आपके कॉन्सेप्ट्स को इजी करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो विदाउट एनी डिले। बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल का फायदा उठा सकें। और उसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट एनी वीडियोस रिगार्डिंग टू एनी चैप्टर, एनीथिंग एल्स, देन यू कैन लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू। यस बेटा, हाउ टू प्रिपेयर वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेनली हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें बेसिक डिफरेंसेस, वर्क की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन, एनर्जी की डेफिनेशन और उन तीनों क्वांटिटीज की यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा पहला पार्ट तो हमारे लिए कह सकते हैं प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा हुआ है, बिकॉज अगर आप आईसीएसई या सीबीएसई किसी भी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हो तो आपने क्लास 8th में और 9th में थोड़ा बहुत वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो वर्क से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वर्क? बेसिकली जब हम बात करते हैं वर्क, तो डेफिनेशन इसकी जो हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देते हैं जिस पर आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है, द डेफिनेशन विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ वर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है दैट इज W is equal to F into S. So these symbols are for vector quantities, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने सिंबल बना दिए। अगर आप सिंबल नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कई स्टूडेंट इस वर्ड को स्किप कर देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, और ऐसे स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। अगर आप सिर्फ इतना लिख कर आते हो, द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल नॉट गेट 0। मिल जाए वो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर, लेकिन मैं अगर चेक कर रहा हूं आपके आंसर शीट तो मैं भी उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स आपको इस आंसर पे नहीं दे पाऊंगा। तो प्रॉपर आंसर जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force with the direct displacement produced in the object in the direction of force। तो ये डेफिनेशन होती है वर्क की। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। नाउ हाउ टू डिफाइन 1 जूल। अब प्रॉब्लम ये आती है, हम 1 जूल को कैसे डिफाइन करें? रटने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली फोर्स के प्लेस पे अगर आप 1 न्यूटन रखते हो और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे 1 मीटर रखते हो, देन वर्क की वैल्यू 1 जूल अपने आप आ जाती है। सो वी कैन से दैट when 1 Newton of force displaces an object 1 meter in its own direction, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, देन वी कैन से दैट वर्क डन इज 1 जूल। तो सिंपली आपको यूनिट्स की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, बेसिक फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से वो यूनिट जुड़ी हुई है, आप आसानी से उसे डिफाइन कर सकते हो। जूल के अलावा इसकी दूसरी यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, जिसे हम कहते हैं अर्थ। द सीजीएस यूनिट फॉर वर्क इज अर्थ एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्थ। दिस इज द रिलेशन। कैसे आया वो देख लीजिए। 1 joule can be stated as 1 Newton into 1 meter. 1 Newton can be said as 10 to the power 5 dyne, and 1 meter can be said as 10 to the power 2 centimeter. तो 10 to the power 5 और 10 to the power 2 कंबाइन होकर बना देंगे 10 to the power 7 अर्थ। तो अगर हमें 1 अर्थ की डेफिनेशन देनी होगी तो हम क्या करेंगे? जिस तरह हमने जूल की डेफिनेशन देते समय न्यूटन और मीटर वर्ड का यूज किया था, अर्ग की डेफिनेशन जब हम देंगे तब हम डाइन और सेंटीमीटर वर्ड यूज करेंगे। When 1 dyne of force displaces an object through 1 centimeter in its own direction, then the work done is 1 अर्ग। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन वर्क की डेफिनेशन से रिलेटेड और वर्क की यूनिट से रिलेटेड।
जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड एट सम एंगल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स अप्लाई करने जा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स एट सम एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा अपनी टॉय कार में स्ट्रिंग एक लपेट लेता है, स्ट्रिंग से उसे बांध लेता है, अपनी टॉय कार को स्ट्रिंग से बांध लेता है। तो स्ट्रिंग इस तरह से हुई, ये उसकी कार है बच्चे की, और उसे मोशन करा रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो उसका मतलब क्लियर है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया फोर्स, और हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में यहां पर कुछ एंगल बन रहा है थीटा। तो इस कंडीशन में वर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, मैं आपको समझा दूं। अगर आप कंसाइज पढ़ रहे हो तो कंसाइज बुक में इसके दो तरह से डेरिवेशंस दिए गए, बट यू डोंट नीड टू लर्न आउट दोज डेरिवेशंस। ना तो वो लर्न करने और ना ही आपके लिए समझने के लिए जरूरी है, बट जो फॉर्मूला है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन when the force is applied at some angle with the displacement। फॉर्मूला जरूरी है आपके लिए, बाकी आपको वो पेज में बहुत ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। 11th में जाओगे आप एक चुटकी में समझ जाओगे। जब आपको वेक्टर क्वांटिटीज चैप्टर समझाया जाएगा तो वो डेरिवेशन जो आपको अभी टफ लग रहे होंगे वो आराम से समझ में आ जाएगा, अभी उनकी नीड भी नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का जब फोर्स किसी एंगल पर हो। न्यूमेरिकल में अगर एंगल नहीं दिया है कोई बात नहीं, W इक्वल टू एफ एस लगाएंगे। न्यूमेरिकल में अगर एंगल की वैल्यू दी गई है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। दैट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अभी हम लोगों ने जो वर्क की बात की थी, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हॉरिजॉन्टल वर्क था। अब अगर मान लीजिए हमसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठा रहे हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर ले जा रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का mgh। m फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज फॉर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और ये फॉर्मूला भी नया नहीं है, ये फॉर्मूला जो है बेसिकली ये इसी फॉर्मूले से बना है, F इंटू एस से। कैसे वो देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तो आपको किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत होती है, जितना उस ऑब्जेक्ट का खुद का वेट होता है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। और क्योंकि हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को वर्टिकली रेज कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टली हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और वर्टिकली जब कोई मोशन होती है तो उस वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग हाइट कहते हैं। तो यहां से F को mg कर दिया जाता है और S को h कर दिया जाता है, तो इसीलिए वर्क का फॉर्मूला बन जाता है mgh। और किसी भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यूनिट निकालोगे, यूनिट हमेशा जूल ही आएगी, SI यूनिट, और CGS यूनिट हमेशा अर्ग होगी। तो ये था वर्क का डिफरेंट एक फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और ये था वर्क का फॉर्मूला अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। तो वर्क के आपने तीन फॉर्मूले बेसिकली देख लिए। सबसे पहला वर्क का फॉर्मूला देखा आपने F इंटू एस, दूसरा देखा एफ एस कॉस थीटा, और तीसरा देखा आपने वर्क का अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ वर्क। देयर आर थ्री नेचर ऑफ वर्क। वर्क के तीन नेचर होते हैं। पहला नेचर होता है पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेचर होता है जीरो वर्क, और तीसरा नेचर होता है बेटा निगेटिव वर्क। और ये तीनों जो नेचर हैं, अगर आपको ये याद रखने, इसके लिए आपको अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, उसकी हेल्प लेनी होगी। तो यहां पर मैं कंडीशंस आपको बताता चलूं। पॉजिटिव तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, जीरो तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, और निगेटिव तब होता है जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो। सिंपली आपको ये कंडीशंस याद रखनी है। नेचर ऑफ वर्क के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं। अब रही बात इनके एग्जांपल्स की, तो पॉजिटिव वर्क, और इसी को बेटा साथ ही साथ कभी कभी हम लोग यहां पर मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं मिनिमम वर्क। कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम के टर्म्स में आता है। तो जब मैक्सिमम के टर्म्स में आएगा तो हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 देन द वर्क डन इज मैक्सिमम, एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 देन द वर्क डन इज 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस फॉर्मूले पर जाते हैं, cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसीलिए यहां पर वर्क डन मैक्सिमम हो जाता है। cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, इसीलिए fs मल्टीप्लाई बाय 0।
पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाती है, इसीलिए हम इसे मिनिमम वर्क कहते हैं। तीनों के एग्जांपल्स भी आपको कम से कम एक एक एग्जांपल तो प्रिपेयर होना ही चाहिए। पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और यही निगेटिव वर्क का हम इसका उल्टा कर दें, when an object is thrown upwards then the work done against gravity is called as negative। आप किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की ओर थ्रो करोगे तब वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निगेटिव काउंट किया जाएगा, और जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर आ रहा होगा तो उसे पॉजिटिव वर्क कहेंगे, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी को। तो सबसे अच्छा तरीका याद रखने का, एक ही एग्जाम्पल है उसी से दोनों चीजें क्लियर होगी। और जीरो का मतलब क्या होता है? जब थीटा 90 हो, मींस व्हेन अ कुली हैज सम लोड ऑन हिज हेड एंड ही इज स्टैंडिंग। एक कुली बहुत सारा लोड अपने सर पर लेकर किसी पोजीशन पर खड़ा है, तो उसका मतलब है उसका वर्क डन क्या है? जीरो, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अलोंग विद उसका जो फोर्स है वो 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज व्हाई द वर्क डन इज जीरो। तो कई बार क्वेश्चन ही आ जाता है, what are the necessary conditions for zero work? So there are two conditions. The first one is when there is no displacement, then the work done is zero, and the second condition is when the angle between force and the displacement is 90 degree, then also the work done is zero। और इस एप्लीकेशन के बेस पे कई रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि what is the work done by a satellite when revolving around a planet? Then you will answer that the work done by a satellite revolving around a planet is zero। Why? Because the angle between displacement and the force is 90 degree। इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो कितना वर्क कर रहा है? जीरो। तो इससे रिलेटेड जितने भी सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एग्जांपल्स आएंगे उन सभी में यही आंसर लिखा जाएगा। तो ये था नेचर ऑफ वर्क से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए। नेचर ऑफ वर्क के बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज पार। व्हाट डू यू मीन बाय पार? सिंपली पार इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पार की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है उसमें, सिर्फ इतना यूज करोगे आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी वर्क टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी देर में हो रहा है। मान लीजिए मैंने दो स्टूडेंट्स राम एंड श्याम, राम से कहा मैंने थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए और श्याम से कहा थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए, तो दोनों का वर्क डन तो सेम हो गया, क्योंकि दोनों को, अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कैसे सेम हो गया सर, मास अलग हो सकता है। यस मे बी, अगर मास में डिफरेंस है तो वर्क में भी डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि दोनों स्टूडेंट्स का मास एग्जैक्टली सेम है। तो राम को थर्ड फ्लोर तक जाने में, श्याम को थर्ड फ्लोर तक जाने में दोनों को सेम वर्क करना पड़ेगा, लेकिन राम पहुंच रहा है 5 सेकेंड्स के अंदर और श्याम पहुंच रहा है 4 सेकेंड्स के अंदर, तो पार किसकी ज्यादा हुई? श्याम की, जो कम टाइम में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्लियर है, पार दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला वर्क डन और दूसरा टाइम। वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसीलिए पार का जो फॉर्मूला लिखता है हम W/T, वर्क अपॉन टाइम। तो जैसा कि मैंने कहा, दोनों का रेशियो, वर्क का रेशियो तो आया 1:1, लेकिन जो पार का रेशियो आ जाएगा, पार का रेशियो आ जाएगा 4:5, क्योंकि जो पार है उसका रिलेशन टाइम के साथ इनवर्सली होता है। याद रखिएगा, पार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो वी कैन राइट इट एज P1/P2 इज इक्वल टू T2/T1। अब क्योंकि सेकेंड पर्सन जो था वो 4 सेकेंड्स ले रहा था और फर्स्ट पर्सन जो है वो 5 सेकेंड्स ले रहा है, इसीलिए रेशियो 4:5 आएगा। पार का एक और फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है, दैट इज पार इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, याद रखिएगा, पार इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। एनर्जी की भी आपको डेफिनेशन तो पता ही होगी और बहुत आसान भी है, द कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है, मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जितना वर्क स्टोर है। और आपको अगर एनर्जी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस की हेल्प आप ले लीजिए, बिकॉज एनर्जी टॉपिक पर मैंने बहुत सारे एडिशनल वीडियोस बनाए हैं जो आपको टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे, तो वहां से आप एनर्जी की डिटेल्ड नॉलेज ले सकते हैं। यहां पर मैं सिर्फ इतना बताने जा रहा हूं कि आप बोर्ड प्रिपरेशन कैसे करोगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने कितने पढ़ने हैं, यहां मैं ये बात करने जा रहा हूं आपके साथ। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, एंड इन आवर बुक देयर आर सो मेनी यूनिट्स। हमारे पास सबसे पहली यूनिट है वॉट आर,
सेकेंड यूनिट है किलोवाट आवर, थर्ड यूनिट है कैलोरी एंड द फोर्थ यूनिट वी हैव इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास कुछ यूनिट्स है एनर्जी की अदर देन जूल। तो वॉट आवर में रिलेशन होता है 3600 जूल का, किलोवाट आवर में रिलेशन होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल का, कैलोरी में होता है 4.18 जूल का और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल का। तो ये सारे रिलेशंस आपको प्रिपेयर होने चाहिए। तो ये रिलेशंस हैं, दीज आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी अदर देन जूल। और ये किसी सिस्टम में नहीं है, ये अलग अलग ब्रांच में होती है। ये मैकेनिकल में होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ज्यादातर, कैलोरी हीट एनर्जी के फॉर्म में होती है और ईवी ये न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये अलग अलग कुछ टाइप्स के मतलब हमारी यूनिट्स हैं जो एनर्जी से रिलेटेड है। तो इतना काम है हमारे फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में आपको जितना मैंने यहां पर बताया यही सारी बातें अच्छे से एक बार देख लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट को आप अच्छे से करके रखिएगा कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। सेकंड और थर्ड पार्ट जो कि छोटे हैं उनके साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेरी थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग माय सब्सक्राइबर्स। बट अभी मुझे और सब्सक्राइबर्स की उम्मीद है और शेयरिंग की उम्मीद है जो सब आप पर टिकी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे पॉजिटिवली लेकर आगे बढ़ोगे। थैंक यू।